तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होती है ना। एक एक करके हम भूकंप के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तरंग कैसे आती है, कैसे मतलब देखिए गाना सुने हैं, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, जमीन में कुछ नहीं चलती है, ये भूकंप है। ठीक है, आइए हम देखते हैं भूकंप क्या होता है। देखिए भूकंप भू प्रपट्टी के कंपन या दोलन को भूकंप कहते हैं। भू प्रपट्टी मतलब जिस तल पे हम लोग खड़े हैं, अगर आप किसी छत के तल पे खड़े हैं तो वो भी एक लेयर पे खड़े हैं। तो जो भू प्रपट्टी है, जो हमारा पृथ्वी है, उसके ऊपर जो खड़े रहते हैं भू प्रपट्टी के तल, अगर वो कंपन कर रहा है मतलब हिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भूकंप। देखिए भूकंप जैसे मान लीजिए कि ये हमारी गोल पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका लेयर है ना, तो ये हमारी भूकंप तीन प्रकार की तरंग के रूप में उत्पन्न होती है। एक प्राथमिक, फिर दूसरी सेकेंडरी, और फिर तीसरा वाला क्या होता है, लव नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किया था और बताया था, इसलिए उसका नाम क्या है, लव। ठीक है, तो देखिए जो हमारी प्राइमरी होती है, मतलब ये वाली जो हमारी होती है, वो क्या करता है, पृथ्वी को थोड़ा बहुत हलचल देता है, तो उससे काफ़ी नुकसान, उतना नुकसान नहीं होते। उसकी चाल कितनी होती है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड से होती है। ठीक है, और सेकेंडरी की चाल कितनी होती है, 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, और लव जो अलग चाल होती है उसकी 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। लेकिन देखिए इतनी चाल होते हुए भी हम लोग की नुकसान क्यों नहीं करती है, क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत अंदर की लेयर की होती है, इसलिए पृथ्वी के सरफेस पे, धरातल पे उतनी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, नुकसान इसीलिए सबसे कम पहुंचाती है। और ये सेकेंडरी जो होती है, इससे सरफेस धरातल इससे थोड़ा पास होने की वजह से थोड़ी बहुत नुकसान देती है, लेकिन वो भी उतनी भारी नुकसान नहीं होती। अगर हम बात करें लव वाली की, तो ये सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। क्यों पहुंचाती है कि ये पृथ्वी के धरातल पे होती है। ये वाली जो तरंग है ये पृथ्वी की एकदम सरफेस पे है, जिसपे हम लोग खड़े हैं या जिसपे हम लोग का घर बना है, उसको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हम लोग भूकंप के बारे में ये वाली जो लव तरंग है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी चाल बहुत कम रहती है, ऐसे ऐसे करके रहती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुंचाती है। ठीक है, जैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप किसी को लेके एकदम तेज से झकझोर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, और धीरे से कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्या होती है, जो हमारी प्राइमरी तरंग होती है, आप लोग जानते हैं, उस तरह ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी होती है केवल ठोस में उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें लव की, तो एकदम ये धरातल सरफेस पे उत्पन्न होती है, इसलिए ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी होती है उसकी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के मतलब, अनुदैर्ध्य तरंग अगर आप मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके चल रहे, कुदुक के चल रहे, तो क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, कैसे ये कोई हमारा तल है, ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब उसके लंबवत। ठीक है, तो ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि वाली जो तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि चलती है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी तरंग की, तो ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होती है। मान लीजिए जैसे कि आपका चप्पल टूट गया, जैसे घसीट चलते हैं, बस वही हमारी क्या हो जाती है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसी भी सरफेस के उसके ट्रांसवर्स चलती है, उसी के अनुदिश चलती है। ठीक है, इसकी जो कंपन तरंग होती है ये एकदम धीरे, मतलब देखिए 1 सेकंड में बहुत बार कंपन करती है, छोटे से था। और वही जो हमारी सेकेंडरी तरंग होती है ऐसे करके पृथ्वी को झकझोरती है, और ये एकदम, ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्या होती है, आवृत्ति, मतलब कंपन के समय क्या होती है, आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बार। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से गिने तो इतनी देर में बहुत ज़्यादा बार दिखाई दे रही है ये तरंग, इसलिए इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, और आवृत्ति को उल्टा n बराबर 1/λ, आवृत्ति को उल्टा व्युत्क्रम क्या होता है, हमारा तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए इसके व्युत्क्रम होता है, मतलब अगर आवृत्ति बड़ी है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, हमारा कम होगा। ठीक है, इसलिए इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम रहती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो तरंगदैर्घ्य रहती है वो कम रहती है, और आयाम जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई क्या होती है, ये भी कम रहती है। जो हमारी ये पिच बन रही है, एम्पलीट्यूड, ये भी क्या होती है, कम होती है। इसलिए किसमें कम होती है, प्राइमरी तरंग में। ठीक है, जो हमारा ये पृथ्वी की सरफेस है इसमें क्या होती है, ऐसे उत्पन्न होता है। और वही सेकेंडरी में बात करें तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, और लव वाली जो तरंग उत्पन्न हो जाती है अगर, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ज़्यादा नुकसान होने की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है, अभी पिछले पिछले कुछ दिन पहले तुर्की और रसिया में आए थे भूकंप। उससे क्या हुआ था कि बहुत अधिक वो स्केल से आया था, इसलिए हम उसको ज़्यादा नुकसानदायक हो गया। ठीक है, और सरफेस पे होने की वजह से। ठीक है, और वही हम सेकेंडरी की बात करें तो उसकी तरंग आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम क्या होती है, औसत होती है। मतलब इसके और इसके दोनों की तुलना में क्या होती है, ये एवरेज में होती है। ठीक है, और लव वाली की बात करें तो आवृत्ति कम, जैसे कि देखिए इसकी कंपन की धीरे धीरे होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसकी दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है। ठीक है, और आयाम की बात करें, ये भी दूर होता है, आयाम भी अधिक और तरंग दैर्घ्य भी अधिक, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, और भूकंप जिस मशीन से नापते हैं, जिस मशीन का प्रयोग करके हम भूकंप बनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, सिस्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, और अगर भूकंप का अध्ययन जो भी कर रहे हैं, उस भूकंप का अध्ययन हम किस क्षेत्र में करते हैं, सेस्मोलॉजी में करते हैं। ठीक है, और जिस जिस तरह से भूकंप की ग्राफ को हम मापते हैं, देखिए अगर मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे ग्राफ बना दिए, अगर ऐसा ग्राफ बन गया स्केल पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और किस स्केल से हम नापते हैं, रिक्टर स्केल से, या भूकंप मापी से भूकंप को मापन करते हैं। देखिए इस ग्राफ के माध्यम से, ये जो स्केल होती है इसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल, और ये जो ग्राफ होता है इसी से हम इसको क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ। इसी से हम जान पाते हैं कि कितना अधिक भूकंप आ रहा है। ठीक है, देखिए 7 अगर इस स्केल में 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में है, लेकिन अगर फिर भी अगर 1 से 7 तक आ रहा है तो उतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहता। लेकिन अगर 7 से अधिक 8 9 तो बहुत ज़्यादा धरातल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और पृथ्वी के जिस केंद्र पे इफेक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहते हैं, भूकंप जिस सरफेस के जिस भी पॉइंट पे ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाता है उसे हम अभिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र अगर इस सरफेस पे है तो इसके पास वाले क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है और उसके आसपास वाले को धीरे धीरे उसके रेंज ऐसे ऐसे करके कम होने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से हम भूकंप को समझ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो देख के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।